आज के लेक्चर में हम लास्ट इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक डेरिवेशन करेंगे लास्ट इंक्लूजन इन वन डायमेंशन और उसके कुछ स्पेशल केसेस कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्लूजन क्या है? तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करती है, यानी कि उसकी टक्कर होती है, उसको हम क्लूजन कहते हैं। जनरली क्लूजन की दो टाइप्स हैं, एक इलास्टिक क्लूजन और इन इलास्टिक क्लूजन। इलास्टिक क्लूजन आज के लेक्चर में सिर्फ हम इसकी बात करते हैं। इलास्टिक क्लूजन क्या है? तो जब एक दो बॉडीज आपस में टकराती हैं और आफ्टर द क्लूजन अगर उसका मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उस तरह की क्लूजन को इलास्टिक क्लूजन कहेंगे। और कॉमनली इलास्टिक क्लूजन जो है वो हम उस तरह के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ऑब्जर्व करते हैं जिनके सिमिलर मैसेज हों और उनके जो मटेरियल है, यानी कि जिन मटेरियल के वो बॉल बने, उनके जो मटेरियल्स हैं वो भी एक जैसे हों, क्योंकि उस तरह से जो एनर्जी की डेसिपेशन है वो बहुत कम होती है। तो और सेकंड एक और ये भी हो सकता है कि जो क्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिजिड होना चाहिए, इस क्योंकि रिजिड होंगे तो इसीलिए वो आफ्टर द क्लूजन अगेन वो डिफॉर्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये जो बिलियर्ड बॉल कोलाइडिंग है, ये एक एग्जांपल है इलास्टिक क्लूजन की। जो दूसरी मिसाल है वो आप देखें, जो न्यूटन क्रेडल होता है। न्यूटन क्रेडल का मतलब होता है कि आप पिक्चर देखें कि जो एक सीरीज होती है मेटल के बॉल्स की, जो कि सस्पेंड हुआ है इन अ रो, और अगर पहले वाला बॉल जो है वो हिट करता है तो इसके बाद यानी कि जो पहला बॉल जब सेकंड वाले बॉल को हिट करता है और जो अपनी उसकी वजह से वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है टू द अदर्स, तो इस तरह की जो क्लूजन है वो भी इलास्टिक क्लूजन होती है। इसके अलावा अगर हम एटॉमिक क्लूजन इन गैसेस देखें, यानी कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें, तो जो एटम्स होते हैं गैस के, वो भी जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो और वो बाउंस बैक होते हैं और विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी और मोमेंटम, यानी कि उनकी क्लूजन इलास्टिक होंगी। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम इलास्टिक क्लूजन्स को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि आप देखें इलास्टिक क्लूजन्स को आपने आई थिंक मैट्रिक में भी स्टडी किया होगा, फिर एफएससी में, और आप अंडर ग्रेड में भी इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इलास्टिक क्लूजन्स जो हैं वो बेसिकली हम इनसे ऑब्जेक्ट्स कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, कैसे एनर्जीज कंजर्व होती हैं, कैसे मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, इन सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली आप यूँ कह सकते हो कि फंडामेंटल जो फिज़िक्स प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय लाइक स्टडिंग द इलास्टिक क्लूजन। और उसके अलावा आप ये देखें कि जो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस होती हैं उसको भी हम, फॉर एग्जांपल जैसे ये तो एक इलास्टिक क्लूजन्स हो रही हैं, इसके अलावा ऐसी क्लूजन्स हैं जिनको हम इन इलास्टिक कहेंगे, जो कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसमें हम ये देख सकते हैं कि एनर्जीज का कैसे लॉस हो रहा है, और वो जो एनर्जी लॉस हो रही है वो डीफॉर्म हो रही है, यानी कि कन्वर्ट हो रही है बेसिकली किसी दूसरी फॉर्म में। उसको भी हम जो हमारे इर्द की जो रियल वर्ल्ड बिहेवियर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर हम इसके अलावा देखें तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो डायनामिक्स है, यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो इलास्टिक क्लूजन्स होती हैं। और इसको स्टडी करने से हम जो 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 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल गैस की, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हम जो थर्मोडायनामिक्स की फील्ड है, एटमॉस्फेरिक साइंस की फील्ड है, केमिस्ट्री है, इन वाले फील्ड्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इसके अलावा जो इसकी बहुत एप्लीकेशंस होती है मटेरियल साइंस में। तो मटेरियल साइंस में भी जब इलास्टिक क्लूजन से हम ऐसे मटेरियल्स या ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि मिसाल के तौर पे आप यूँ कह लो कि जैसे खेलों का सामान होता है, जो जैसे बॉल्स हैं या हेलमेट्स हैं, वो हम इस तरह से टेस्ट किए जा सकते हैं कि इलास्टिक क्लूजन में वो तवानाई को, यानी कि एनर्जी को कितनी हद तक महफूज रखते हैं, और जिससे अल्टीमेटली हम ऐसे मटेरियल्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हो और सेफ्टी भी ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पार्टिकल फिज़िक्स है, तो पार्टिकल फिज़िक्स में भी जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली स्टडी करते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक्सेलेटर्स में,
उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके दरमियान में जब इलास्टिक क्लूजन्स होती हैं और उसके बाद आफ्टर द इलास्टिक क्लूजन्स जो उनके डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं, उससे हमें उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। और जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स है या एस्ट्रोनॉमी है, उसमें जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं अंडर द इलास्टिक कंडीशंस, और जिसकी वजह से हम बहुत से बिहेवियर्स देख सकते हैं हमारे जो सोलर सिस्टम में, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज हैं, तो उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ी डेरिवेशन करते हैं इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन की, यानी कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं। एक बॉल नंबर 1 है जिसका मैं कह रही हूँ कि मैस m1 है, और एक बॉल नंबर 2 है जिसका मैस जो है वो m2 है। सो दोनों बॉल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और बॉल नंबर 1 जो है उसकी वेलोसिटी v1i है और बॉल नंबर 2 की वेलोसिटी v2i है। मैं ये अज्यूम करती हूँ कि जो वेलोसिटी है बॉल नंबर 1 की वो ग्रेटर है बॉल नंबर 2 की वेलोसिटी से। अच्छा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करते हैं। कोलिजन्स के बाद उनकी जो वेलोसिटीज़ में तब्दीली आई है, जो बॉल नंबर 1 उसकी वेलोसिटी v1f होगी है, और जो बॉल नंबर 2 है उसकी वेलोसिटी v2f होगी है। अब क्लूजन इलास्टिक है, इसका मतलब है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड करेगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमें ये कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर द क्लूजन, इट शुड बी इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर द क्लूजन। तो मैं उसकी इक्वेशन लिखो मैथमेटिकली, m1v1i प्लस m2v2i, ये है मोमेंटम बिफोर क्लूजन इस पूरे सिस्टम का, यानी कि बॉल 1 और 2 जो दो बॉल्स हैं मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, उसका ये मोमेंटम है। सो आफ्टर क्लूजन m1v1f प्लस m2v2f, ये आफ्टर क्लूजन है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैंने m1 वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं और फिर m2 वाली टर्म्स को भी इकट्ठा कर लिया है। सो इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2v2f स्क्वायर, यानी कि एनर्जी बिफोर क्लूजन एंड एनर्जी आफ्टर क्लूजन। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर ले, हाफ हाफ तो सारे कैंसिल्स हो जाएंगे, और फिर हमारे पास ये आ गया m1v1 स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m2v2 स्क्वायर माइनस v2f स्क्वायर। सो इसको मैं एक और स्टेप भी सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। मैं ये लिख सकती हूँ m1, ये v1i स्क्वायर को मैं एक दफ़ा v1i माइनस v1f और फिर v1i प्लस v1f इस तरह से, और इक्वल्स टू m2 v2i minus v2f and then v2i plus v2f। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे 1 और 2, यानी कि दोनों को अगर 1 को 2 पे डिवाइड कर दूँ और इसको मैं सॉल्व करूँ फॉर v1f एंड v2f, यानी कि वेलोसिटी जो है बॉल 1 की आफ्टर क्लूजन और इसी तरह से जो बॉल 2 है उसकी भी जो वेलोसिटी आफ्टर क्लूजन फाइनल वेलोसिटीज, उसके एक्सप्रेशन को हम फाइंड करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आफ्टर क्लूजन। सो यहाँ पे मैं जो टर्म प्रोजेक्टाइल है, इसका मतलब है कि जो बॉल नंबर 1 था और उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द क्लूजन, और इसी तरह से जो टारगेट है इसका मतलब है जो बॉल नंबर 2 है। टारगेट इसलिए क्योंकि बॉल नंबर 1 जो प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट के ऊपर आ रहा है, सो उस वजह से हमने ये वर्ड यूज़ किए हैं। सो उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस की हैं, मैं वो एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, उसकी डेप्थ में कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, तो उसके एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएंगे दैट v1f इक्वल्स टू दिस एंड v2f इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की आफ्टर द क्लूजन और ये वाली वेलोसिटी है टारगेट की आफ्टर द क्लूजन। कुछ स्पेशल केसेस कंसिडर करते हैं उस क्लूजन के। सबसे पहले मैं कंसिडर करती हूँ कि जो दोनों बॉल्स हैं उनको इक्वल मैस है।
तो ये जो एक्सप्रेशंस था वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आफ्टर कोलिजन, वो वाली इक्वेशंस मैंने यहाँ पे अगेन मैंने उस इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले आप देखिए वो कौन सी मिसाल हो सकती है एवरीडे लाइफ में कि दो बॉल्स हैं उनकी इक्वल मैस हों। हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको दिया था जो बिलियर्ड बॉल्स होते हैं और जो इवन न्यूटन्स जो क्रेडल है वो जो बॉल्स हैं, जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं वो, और बहुत बेसिक एग्जांपल आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल जो जो मार्बल्स हैं जिसके साथ बच्चे अमूमन खेलते हैं, एक मार्बल बॉल और दूसरे वाला मार्बल बॉल, उनका मोस्टली जो मैसेज हैं वो सेम होते हैं वो जब दोनों आपस में टकराते हैं। तो ये एक केस यानी कि है जिसमें मैं ये कह रही हूँ, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो दोनों के जो मैसेज हैं वो सेम है, यानी कि M1 जो है वो M2 के इक्वल है। जब M1 M2 के इक्वल है तो मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ वेलोसिटीज़ जो हैं प्रोजेक्टाइल की और टारगेट की वो क्या बनेंगी। तो आप इन एक्सप्रेशन में देखिए जब M1 M2 के इक्वल हो जाएगा तो ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है अगर हम देखें तो ये वाला तो एक्सप्रेशन बिकॉज M1 इज इक्वल्स टू M2, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा एक्सप्रेशन और हमारे पास ये वाली चीज़ भी, ये तो बेसिकली ऊपर चूँकि न्यूमरेटर में ज़ीरो आ जाएगा और इस वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस और ये चीज़, और पहले वाले एक्सप्रेशन से हमारे पास आ जाएगा V1F is equals to V2I। और सिमिलरली दूसरे वाला हम देख लेते हैं, दूसरे वाले में भी जब हमने M1 M2 पुट किया और इस वाले एक्सप्रेशन से ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये वाली टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में ज़ीरो आ गया। सो ये ज़ीरो टर्म हो जाएगी तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं दैट V2F इज़ इक्वल्स टू V2F इज़ इक्वल्स टू V1I, यानी कि जो बॉल्स हैं उन्होंने जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज कर ली हैं, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी थी बॉल नंबर 1 की वो इक्वल होगी है टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल नंबर 2। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 2। इसी तरह से जो फाइनल वेलोसिटी थी बॉल नंबर 2 की वो इक्वल होगी टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1, यानी कि जो बॉल्स हैं उन्होंने अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लिया है आफ्टर द कोलिजन। ओके, इसमें मैं ये कह रही हूँ कि जो स्पेशल केस है वो ये है कि टारगेट पार्टिकल इज़ एट रेस्ट। सो अगेन वो इक्वेशन हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास जो वेलोसिटीज़ थी टारगेट की और प्रोजेक्टाइल की वो वेलोसिटीज़ हैं, और यहाँ पे ये है दो कंडीशंस है। एक तो ये है कि M1 जो है वो M2 के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो टारगेट है यानी कि टारगेट का मतलब है V2I। सो V2I जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि वो रेस्ट के ऊपर है। सो इसके क्या एवरीडे एग्जांपल हो सकती है। अगेन आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एक मार्बल बॉल है और एक दूसरा मार्बल बॉल है, लेकिन जो दूसरे वाला सेकंड मार्बल बॉल है वो रेस्ट के ऊपर है, दोनों का मैस जो है वो सेम है। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है एवरीडे लाइफ की। अगर आप इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों वैल्यूज़ को आप इन इक्वेशंस में पुट करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ आती हैं। तो आप ये देखें जब M1 M2 के इक्वल हो गया है तो इस वाले एक्सप्रेशन में तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और जो ये वाली टर्म है ये भी। सो इसमें बेसिकली अगर हम पुट करेंगे V2I इक्वल्स टू ज़ीरो तो ये वैसे ज़ीरो होगी, तो इट मीन्स कि पूरी हमारे पास इस वाले केस में जो V1F है, सो V1F जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। अब हम सेकंड वाले में देखते हैं। सो सेकंड वाले में देखें तो M1 जब M2 के इक्वल है तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया और हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि M1 इज इक्वल्स टू M2, न्यूमरेटर में ज़ीरो आ गया, सो ये सारी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ से हमें मिल जाएगा V2F इज़ इक्वल्स टू V1I। सो ये हमारे पास आ गई। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली जब टारगेट रेस्ट के ऊपर है और बॉल्स के मैसेज सेम है तो जो बॉल नंबर 1 है वो फिर
रेस्ट के ऊपर, यानी कि कोलिजन के बाद वो बॉल खुद रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। जो जब उसने टारगेट को हिट किया है उसकी अपनी वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जो टारगेट था उसकी जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वाली जो बॉल जिसके साथ कोलाइड किया है उसकी वेलोसिटी को ले लेगा, उसके साथ यानी कि मूव करेगा। ओके, सो इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास टारगेट है वो बहुत मैसिव है। टारगेट बहुत मैसिव है, यानी कि बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो बॉल नंबर 2 है वो बहुत बड़ा है बॉल नंबर 1 की निस्बत। तो कौन सी एग्जांपल हो सकती है हमारी एवरीडे लाइफ में? आई थिंक अगर हम ये कंसिडर करें कि एक रबर का बॉल है, तो रबर का बॉल जो है वो एक बहुत बड़े ट्रक के साथ टकरा रहा है, और जो ट्रक है वो रेस्ट के ऊपर है, वो चल नहीं रहा था, वो एक रेस्ट के ऊपर है, और जो बॉल है रबर का बॉल जो है वो चला है और उसने कोलाइड किया है विद द ट्रक। अब हमने देखना है कि उनकी वेलोसिटीज के ऊपर क्या फ़र्क आएगा या कैसे चेंज होंगी। ओके, सो हम देखते हैं दो कंडीशंस हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो M2 है दैट इज़ मच मच ग्रेटर देन M1, और दूसरे वाली है जो टारगेट है यानी कि MV2I दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशंस है। अब हम उन इक्वेशंस को लेते हैं। अब इन इक्वेशंस में हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा पहले वाले इक्वेशंस में आप ये देखें, यहाँ पे था कि जब मैं ये कह रही हूँ कि M1 जो है इट्स M2 इज़ मच मच ग्रेटर देन M1, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि दैट M1 मैं उसे कहती हूँ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, क्योंकि जैसे जैसे मैंने कहा कि रबर का बॉल और बहुत बड़ा ट्रक है, तो रबर के बॉल का मैस जो है वो 0 है एज़ कम्पेयर टू, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अ ट्रक, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास यहाँ से इस पहले वाले एक्सप्रेशन से M1 जो है वो 0 है, सो 0 माइनस यहाँ पे M2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा M1 अगेन 0, यहाँ पे M2। सो ये M2 इससे, तो हमारे पास पहले वाले एक्सप्रेशन से आ जाएगा V1F इज इक्वल्स टू V1I, और ये सेकंड वाला V2I तो वैसे 0 है, इसलिए सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सो पहले वाले से हमारे पास आ गया है V1F इज इक्वल्स टू माइनस V1I, और दूसरे वाला अगर हम देख लें तो दूसरे वाले में भी V2I वैसे 0 है, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गया, 0 हो गया है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा M1 इज़ अगेन 0, तो ये 0 डिवाइड बाय समथिंग इज अगेन 0, तो इसका मतलब है मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ दैट V2F दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इस केस में हमारे पास ये आया है कि जब बहुत लाइट ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि लाइट प्रोजेक्टाइल कोलाइड किया है बहुत ही मैसिव टारगेट के साथ जो कि रेस्ट के ऊपर था बिफोर क्लूजन, जो रेस्ट पे था, तो आफ्टर क्लूजन क्या हुआ है कि जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, यानी कि जो बॉल नंबर 1 यानी कि जो रबर बॉल था उसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो गई है, यानी कि बॉल जो रबर बॉल था वो जब गाड़ी के साथ ट्रक के साथ टकराया है तो वो ट्रक को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो रेस्ट के ऊपर ही रहा है, यानी कि V2F 0 है, लेकिन जो रबर बॉल था वो उसके टकराने के बाद वापस उसी वेलोसिटी के साथ वापस की तरफ मूव किया है, उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। ओके, जो फाइनल केस है उसमें अब हम देखते हैं कि मैं ये अज्यूम करती हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल है वो बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, यानी कि बॉल नंबर 1 जो है वो बहुत बड़ा है, और जो बॉल नंबर 2 है टारगेट जो है वो बहुत ही छोटा है। सो दो कंडीशंस इम्पोज कर रहे हैं। कंडीशन नंबर जो 1 है वो ये है कि जो अब चूंकि मैसिव कह रही हूँ प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब है कि जो M1 है वो बहुत बहुत बड़ा है M2 से, और जो V2 V2I जो है दैट इज इक्वल्स टू आल्सो 0। अच्छा, इसके पहले मैं कोई एग्जांपल भी हम देख लें रियल लाइफ में क्या हो सकती हैं। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे देखिए बहुत बड़ा सा कोई स्पोर्ट्स का बॉल है, ह्यूज सा कोई बॉल है जो कि टकरा रहा है एक बहुत ही छोटे से पेबल के साथ, या बहुत ही छोटा सा एक बॉल है, बहुत ही छोटा बॉल, मार्बल बॉल कह लें, बहुत छोटे वाला मार्बल बॉल, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का बॉल है
जिसका मैस बहुत ज़्यादा है, और एक वो बहुत छोटे से पेबल या बहुत छोटे से मार्बल बॉल के साथ टकरा रहा है जो कि रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, और बड़ा स्पोर्ट्स बॉल जाके उसको हिट करता है, तो फिर उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उनकी वेलोसिटीज़ के ऊपर। सो दो कंडीशंस होगी, तो मैं m1 इज़ मच मच ग्रेटर देन m2, तो फिर इसका मतलब है कि मैं अगेन ये अज्यूम कर सकती हूँ कि m2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। उन इक्वेशंस को देखते हैं। इसमें दो कंडीशंस हम लगा रहे हैं। एक तो ये कि एक तो v2i इज़ इक्वल्स टू 0, ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी, और यहाँ से अगर मैं देखूँ सो m2 इज़ 0, ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, एंड दिस इज़ अगेन 0, और ये कैंसिल आउट हो गया, m1 m1 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट v1f, so v1f is equals to v1i, पहले वाले एक्सप्रेशन से, ये पहले वाले से। सेकंड वाले में देखें, सो v2f अगेन ये वाली टर्म सारी 0 क्योंकि v2i जो है वो 0 है, और m2 इज़ 0, m2 इज़ 0, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ से m1 m1 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा v2f is equals to 2 times v1i। ओके, तो ये देखें ये क्या हो गया। तो जब कोलिजन हुई है, एक बहुत बड़ा सा मैसिव बॉल था, उसने कोलाइड किया एक छोटे से बॉल के साथ जो कि रेस्ट के ऊपर था, तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी थी प्रोजेक्टाइल की, वो तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि v1f जो है वो v1i के बराबर है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी वेलोसिटी के साथ ही चलता रहा। लेकिन जो टारगेट था बहुत छोटा, वो मूव करना शुरू हो गया विथ ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसकी वेलोसिटी ट्वाइस हो गई है, बड़े जो स्पोर्ट्स बॉल की जितनी वेलोसिटी थी उससे भी डबल वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। इसको आप कॉमनली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इन कॉन्सेप्ट्स की अच्छी समझ आ गई होगी।